चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, इन एमएस वर्ड प्रेसिंग कंट्रोल 1 विल क्रिएट। तो देखिए जब हम पैराग्राफ लिखते हैं और अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद CTRL+1 दबाते हैं तो सिंगल लाइन का यहाँ पे गैप आता, और CTRL+2 दबाएंगे तो 2 लाइन का गैप आएगा। चलिए इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के साथ में हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेकर आ जाते हैं। जब हमने टेक्स्ट लेकर आ गए यहाँ पे, और टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और कंट्रोल CTRL+1 दबाते तो 1 लाइन का गैप आ गया, CTRL+2 दबाते हैं 2 लाइन का गैप आ गया, पर 3 दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 बस यहाँ पे शॉर्टकट है। 1 लाइन गैप और 2 लाइन का गैप। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे सिंगल लाइन का गैप किससे आता है, कंट्रोल+1 से, और डबल लाइन का गैप आएगा CTRL+2 से। आप समझ जाना यहाँ पे, देखिए डबल लाइन स्पेसिंग किससे आएगा, इस 1 की जगह 2 हो जाएगा। ट्रिपल लाइन गैप कोई होता नहीं, ट्रिपल लाइन गैप के लिए आपको सीधे वहीं से डायरेक्ट करना पड़ता है। फिर आप बात करते हैं, देखिए सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम आर मच, यहाँ देखिए देन, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है फास्टर, मतलब किससे अधिक फास्ट है, असिमेट्रिक से, ठीक है। अब क्या है ये, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर तो ही हो गया। अब हम समझते हैं इसके बारे में विस्तार से, जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो क्या होती है। तो चलिए यहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्रिप्टोग्राफी सिंपल रूप से अगर समझें हम, तो देखिए एक कंप्यूटर है, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर को जब मैसेज भेजा जाता है तो बीच में अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा उसको एक्सेस कर लिया जाता है, और एक्सेस करने के दौरान उसका मिसयूज हो सकता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, जब भेजने वाला जो है, जो उसके पास नॉर्मल मैसेज होता है, उसको यहाँ से क्या कर देता है, एक मेथड के थ्रू मतलब एक ताला लगा के भेजता है, ठीक है। ताला लगाने को बोला जाता है एनक्रिप्शन, और एनक्रिप्शन करने के बाद जब टेक्स्ट भेजा जाता है तो उसको बोला जाता है सिपर टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है किसके माध्यम से, एनक्रिप्शन। और जब ताला लगाया जाएगा, सिंपल सी बात, उसमें की भी होगी, और की होगी तो की है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, इसको खोलने के लिए, मतलब यहाँ से लगाने के लिए भी इस की का उपयोग किया है और खोलने के लिए भी इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट को जब एन्क्रिप्शन की मदद से सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। और सिंपल सी बात, जब डिक्रिप्ट करेंगे, यानी कि सामने वाला यहाँ से कोड करके भेज रहा है और यहाँ पे पढ़ना है, तो यहाँ तो एनक्रिप्ट करके भेजेगा, परंतु यहाँ तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ना। तो इसी की के माध्यम से जो सिपर टेक्स्ट है उसको फिर से डिक्रिप्ट कर लिया जाता है प्लेन टेक्स्ट में। तो इस प्रकार से ये काम चलते रहता है। तो हमको यहाँ 3 चीज़ें देखने को मिली, तीन नहीं 5 चीज़ें। एक तो प्लेन टेक्स्ट देखने को मिला जो पढ़ा जा सकता है, एक सिपर टेक्स्ट जो कोडेड टेक्स्ट, एनक्रिप्शन जिसके माध्यम से सिपर टेक्स्ट में बदला जाता है, डिक्रिप्शन जिसके माध्यम से सिपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है, और की मतलब होता है जिसके माध्यम से उसको जो है यूज़ करके, मतलब की के माध्यम से ही यहाँ पे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के माध्यम से। चलिए क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे देख लेते हैं हम। क्रिप्टोग्राफी में एक प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो डिजिटल डाटा उसको कोड के रूप में बदल दिया जाता है, उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और यह काफ़ी जटिल कोड होता है जिन्हें हम सिफर टेक्स्ट बोलते हैं, और एनक्रिप्ट किए गए डाटा को सिर्फ वही व्यक्ति डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास में डिक्रिप्शन की होती है। जैसे कि यहाँ हमने देखे, ये की जिसके पास रहेगी वही डिक्रिप्ट कर पाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो हमको देखने को मिलेगी 2 प्रकार की क्रिप्टोग्राफी, एक तो सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक काफ़ी फास्ट होती है किसी अपेक्षा, असिमेट्रिक की अपेक्षा। और असिमेट्रिक जो की है की से क्रिप्टोग्राफी, इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट द्वारा भेजी जा रही जानकारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट में 2 प्रकार के सुरक्षा कवच होते हैं, एक तो सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। तो पहले जान लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की अगर बात करें, देखिए यहाँ मैं उदाहरण से पहले समझाता हूँ आपको। सेंडर है, सेंडर के द्वारा एक मैसेज भेजा गया एनक्रिप्ट करके, मतलब ताला लगा दिया गया, और ताला लगा दिए गए, की देगी गई, और की का नाम यहाँ पे है शेयर्ड सीक्रेट की। शेयर्ड मतलब ये भी उसको यूज़ करेगा रिसिप्ट वाला, रिसीवर भी और सेंडर भी। तो एनक्रिप्ट कर दिया गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सिपर टेक्स्ट, यानी ताला लगा हुआ है। अब जब डिक्रिप्ट करा जाएगा तो डिक्रिप्ट करने के लिए फिर से की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो रिसीवर है वो इस की का उपयोग करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए, और उसको प्लेन टेक्स्ट करके पढ़ लेगा। तो समझ लीजिए जो ताला लगाया गया है वो प्लेन टेक्स्ट से, मतलब सेंडर के द्वारा भी इस की के माध्यम से ताला लगाया गया, यानी कि सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है, और सिपर टेक्स्ट को खोलने के लिए भी जो रिसीवर है उसके द्वारा इसी की का इस्तेमाल किया गया है। तो जब सिंगल की यानी शेयर्ड सीक्रेट की यूज़ की जा रही है, उसे बोला जाता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक उस क्रिप्टोग्राफी की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लेन टेक्स्ट से एनक्रिप्शन करके सिपर टेक्स्ट में की जाती है, और सिपर टेक्स्ट से डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में की जाती है, ठीक है। और इस तरह की जो क्रिप्टोग्राफी, उसमें सेंडर रिसीवर के पास एक ही तरह की यानी समान की होती है, जिसे हम शेयर्ड सीक्रेट की कहते हैं,
ठीक है, और इसे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब दूसरा देखते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के इस प्रकार यानी कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में डाटा की एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग दो अलग अलग की का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो पब्लिक की और एक तो प्राइवेट की। ठीक है, इन की के नाम जो है पब्लिक की और सीक्रेट यानी प्राइवेट की होती है। पब्लिक की वो जिसकी जानकारी सभी को होती है और प्राइवेट की जिसकी जानकारी सिर्फ रिसीवर को होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसमें देखिए सेंडर प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है यानी कि एनक्रिप्ट करता है यहाँ पब्लिक की के माध्यम से, और जब रिसीवर उसको क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा सिपर टेक्स्ट से प्लेन में, तो वो प्राइवेट की का यूज़ करेगा। तो दो की यूज़ होती है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे जब सिंगल की यूज़ होगी और यहाँ डबल की, तो डबल की वाला थोड़ा लेट चलेगा और सिंगल की वाला जो है थोड़ा फास्ट चलेगा। तो ये फास्ट होता है एसिमेट्रिक के मामले में। तो आप देखिए यहाँ पे हमें प्लेन टेक्स्ट देखने को मिला, एनक्रिप्शन देखने को मिला, सिपर टेक्स्ट की देखने को मिली, इसके अलावा डिक्रिप्शन देखने को मिला। तो ये देखिए हमको 5 चीज़ें देखने को मिली। पाँचों के बारे में देख लेते हैं। जैसे प्लेन टेक्स्ट एक सामान्य जानकारी जो पढ़ सकते हैं, एनक्रिप्ट मतलब जिसके द्वारा प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है। डिक्रिप्ट जिसके द्वारा सिपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है। सिपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जो कि पढ़ नहीं सकता कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास की है वही पढ़ सकता है, और की जिसके माध्यम से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, एक चाबी होती है। तो ये हम समझ सकते हैं। ये हमने देखे यहाँ पे किसके बारे में, क्रिप्टोग्राफी। दो क्रिप्टोग्राफी हमने देखे, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज जनरली यूज्ड फॉर लो कॉस्ट कलर प्रिंटिंग। तो देखिए दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ही मतलब अलग अलग प्रकार के प्रिंटर आते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया। तो इंकजेट लेज़र प्रिंटर कलर है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, परंतु इंकजेट जो कलर प्रिंटिंग है वो काफ़ी कम कॉस्ट में जो है चीप कलर प्रिंटिंग निकाल देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, अब इंकजेट प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण जो है कई डॉट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा कलर इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं। स्याही के 4 नोजल मतलब CMYK के हो सकते हैं, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, या फिर RGB भी हो सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये हमको देखने को मिलते हैं कलर प्रिंटर इंकजेट में। इसके अलावा इस प्रिंटर में मुख्य समस्या है कि इसके प्रिंट हेड में इंक की क्लॉगिंग हो जाती है। जब हम ज़्यादा दिन तक प्रिंट नहीं निकालते हैं तो प्रिंटर के जो प्रिंट हेड है उसमें इंक क्लॉगिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे इसके जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं, और इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल करने यानी सॉल्व करने के लिए इसके अलावा इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग है, यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। ठीक है, और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्राय 300 डॉट पर इंच DPI होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आप विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो ये शॉर्टकट की है जो है विंडो की मतलब जो 4 बॉक्स बने होते हैं उसके साथ में हमको R दबाना पड़ता है। तो विंडो की प्लस R यहाँ रन, और रन जो है एक प्रकार से किसी भी प्रोग्राम को खोलने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। डायरेक्टली हम यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाता है। तो हमको ये देखने को मिलता है रन डायलॉग बॉक्स से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड इन यूजफुल। यहाँ पे टू क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल। तो देखिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सिंपल सी बात, एक डॉक्यूमेंट बनाओ और एक हमने लिस्ट बना ली है बहुत सारे कॉन्टैक्ट की। जब हम यहाँ कॉन्टैक्ट बदलेंगे तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सेम की सेम रहेगा, कॉन्टैक्ट बदलेगा और हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। फिर हमने कॉन्टैक्ट बदले, फिर भेज सकते हैं उसको। तो ऐसे मल्टीपल जो कॉन्टैक्ट है उसको हम एक ही डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। तो ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज जो है कॉन्टैक्ट की लिस्ट को हम बना लेते हैं और एक डॉक्यूमेंट में उसको प्लेस करते जाते हैं। तो सिर्फ कॉन्टैक्ट चेंज होंगे, ना कि डॉक्यूमेंट चेंज होगा। तो इस प्रकार की सुविधा MS वर्ड में है मेल मर्ज। कभी विस्तार से इसके बारे में मैं पूरा पढ़ाऊंगा। नए ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल द्वारा कितने विभाजनों को सपोर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो 128 है। अब इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। एक होता है मतलब एक तो होता है न्यू ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल, और एक और होता है मास्टर बूट। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। चलिए, एक होता है देखिए ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर या पार्टीशन टेबल, एक मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। पहले जान लेते हैं हम यहाँ पे GUID पार्टीशन टेबल।
जिसकी अगर बात करें इसको शॉर्टकट में यहाँ पे जीपीटी का काम जो है जीपीटी भी बोला जाता है। उसका काम जो है एमबीआर की तरह मास्टर बूट रिकॉर्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है, ये वाला, ठीक है। और मास्टर बूट रिकॉर्ड जो था पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे यूज़ होता था। ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर जो पार्टीशन टेबल है नया स्टैंडर्ड है, जिसके कारण यह पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा जो पार्टीशन टेबल है वो पार्टीशन का ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ यहाँ पे 1 TB होता है, 10 TB यानी कि 10 टेराबाइट होता है। और इसमें 128 प्राइमरी पार्टीशन बनाए जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका मतलब है कि अगर आप 2 TB से ज़्यादा की हार्ड डिस्क का उपयोग करना चाहते हैं, यानी कि 2 टेराबाइट से ज़्यादा, तो आपको जीपीटी पार्टीशन का ही उपयोग होगा, क्योंकि लोगों का जो है 2 TB हार्ड डिस्क से काम नहीं चलता, ठीक है। उन्हें जो है उससे ज़्यादा की हार्ड डिस्क लगाते हैं। इसके अलावा मास्टर बूट रिकॉर्ड की अगर बात करें तो कुछ ऐसी कंपनियों के कारण जीपीटी को लाया गया है कि जो एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड को अपडेट करके जीपीटी लाया गया है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड का अपग्रेडेड वर्जन GUID है, मतलब ग्लोबली यूनिक आइडेंटिटी जो मतलब पार्टीशन टेबल है वो किसका अपग्रेडेड रूप है, मास्टर बूट रिकॉर्ड का है, एमबीआर का। अब बात कर लेते हैं एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड की। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है पुराने समय में आने वाले जो कंप्यूटर थे जैसे कि विंडोज़ 98 है, एक्सपी है, इनमें यूज़ होता था। जीपीटी और एमबीआर दोनों का काम एक समान ही है, बस नया और पुराना है, ठीक है। दोनों का काम हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन है और वह कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पर ख़त्म होते हैं, या फिर कौन सा पार्टीशन बूटेबल है, या फिर जानकारी, ये सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को देना किसका काम होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड और GUID का होता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और आपके कंप्यूटर में अगर जीपीटी और एमबीआर दोनों पार्टीशन स्टाइल की हार्ड डिस्क लगी है, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एमबीआर जो है लगभग 1993 में डॉस के साथ लॉन्च किया गया था। सभी प्रकार के नए और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को एमबीआर सपोर्ट करता है। एमबीआर पार्टीशन का जो ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ होता है वो 2 TB होता है, जबकि जो GUID था उसका था 10 TB। और इसमें 3 प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनाए जा सकते, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं बने, मैक्सिमम 3 है, ये आप ध्यान में रखना। और यहाँ पे अगर देखें तो हमको देखो 128 देखने को मिलते हैं GUID पार्टीशन टेबल में। तो ये तो हो गई बात GUID पार्टीशन टेबल और एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड की। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक आर यूजफुल फॉर क्विकली क्रिएटिंग अनवेटेड कंटिजेंसी टेबल इन MS वर्ड। तो जो टेबल है मतलब एक प्रकार से काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेबल होता है, परंतु हमको डाटा आसानी से उसमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हम अगर बात करें इसको एडवांस फ़िल्टर बोल सकते हैं, ठीक है। एडवांस फ़िल्टर जो है कहाँ, देखिए एक सिंपल फ़िल्टर होता है जानकारी को सर्च करने का काम करता है, परंतु एडवांस फ़िल्टर में हम फॉर्मूला के साथ फंक्शन के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है पिवोट टेबल होता है। इसके पहले मैंने एक बार पिवोट टेबल का प्रैक्टिस करके दिखाया था। आप जो सीरीज़ देख रहे हैं क्रम से तो आपको पता चल गया होगा। MPEG कंप्रेशन स्टोर्ड। तो MPEG का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार की वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये कंप्रेशन क्या होता है, तो ये देखिए एक प्रकार से एक क्रम से एक पिक्चर है, मूविंग पिक्चर, मतलब मूविंग पिक्चर को क्या करना, यहाँ इसके बीच के अंतर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, MPEG। क्रमागत फ्रेम के बीच का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है MPEG के अंतर्गत। तो MPEG के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए MPEG क्या होता है, MPEG आप देख सकते हैं वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक एक्सटेंशन होता है। आप देख सकते हैं जो भी वीडियो फाइल होती है MP4 उसका एक एक्सटेंशन MPEG होता है। यहाँ आप देखेंगे तो MPEG सिंपल रूप से अगर देखें तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है। और MPEG एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है, संगठन एक प्रकार से बोल सकते हैं, जो कि डिजिटल ऑडियो और वीडियो को एनकोडिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड विकसित करता है। MPEG ISO का एक कार्य समूह है। और MPEG वीडियो मीडिया कंप्रेशन के मानकों को विश्व स्तर पर, मतलब एक प्रकार से वर्ल्ड लेवल पर स्टैंडर्ड रूप में अपनाने के लिए यहाँ पे ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जिसे IEC बोले, इसके साथ मिलकर ये कार्य करता है। साथ में अगर देखें कुछ स्टैंडर्ड इसके देखने को मिलते हैं MPEG के, जैसे MPEG-1 जिसमें 30 फ्रेम प्रति सेकंड, FPS जिसे बोला जाता है 352x240 का वीडियो रेजोल्यूशन प्रदान करता है। यह पारंपरिक VCR वीडियो की गुणवत्ता से थोड़ा नीचे वीडियो गुणवत्ता पैदा करता है। इसके अलावा 2 इसका अपग्रेडेड वर्जन आया तो ये 60 यानी डबल हो गया, 30 से 60 हो गया फ्रेम प्रति सेकंड, जिसके अंतर्गत हमको देखिए रेजोल्यूशन भी बढ़ गया 720 से 720x480 से 1280x720 वीडियो रेजोल्यूशन यहाँ देखने को मिलता है।
इसी के अलावा यह है NTSC और यहाँ तक कि HDTV सहित सभी प्रमुख जो टीवी स्टैंडर्ड है उसके लिए पर्याप्त होता है। MPG-2 जो है इसका उपयोग DVD रोम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ गीगाबाइट में 2 घंटे की वीडियो को यहाँ कंप्रेस कर सकता है। MPG-2 डेटा स्ट्रीम को डीकम्प्रेस करने के लिए केवल मामूली कंप्यूटिंग शक्ति का आवश्यकता होती है और MPG-2 प्रारूप में वीडियो को एन्कोडिंग करने के लिए काफ़ी अधिक प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। उसी का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ देखने को मिला MPG-2 के बाद 3 मिला। इसे HDTV के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन HDTV के लिए MPG-2 का उपयोग अधिक होने के कारण यह प्रचलित नहीं हो पाया। फिर 4 आया। यह एक ग्राफिक्स और वीडियो आधारित संपीड़न यानी कंप्रेशन स्टैंडर्ड है जो कि MPG-1, 2 और एप्पल क्विक टाइम तकनीक पर आधारित था। फिर आया 7। इसे औपचारिक रूप से मल्टीमीडिया कंटेंट डिस्क्रिप्शन इंटरफेस कहा जाता है। 7 जो है पूरी तरह से मल्टीमीडिया सामग्री का वर्णन करने के लिए एक उपकरण सेट प्रदान करता है। ये तो बात हो गई, हमने बात करें MPG के बारे में, कुछ इसके स्टैंडर्ड देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट करंट डेट इन योर MS वर्ड डॉक्यूमेंट देन विच की कॉम्बिनेशन यू विल प्रेफर। मतलब जब हम करंट डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं MS वर्ड में कौन सी की अपनाएंगे। शिफ्ट टैब प्लस अल्ट प्लस डी हमको देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ करंट कर्सर रखे, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी, अगर हम ऐसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास करंट डेट जो सिस्टम की डेट है वो आएगी। अब सिस्टम की डेट में गलत डेट होगी तो गलत डेट आएगी। हम कहीं भी जहाँ हम कर्सर रखते हैं, कर्सर रखने के बाद अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी हम दबाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो करंट डेट है वो इनपुट कर पाते हैं, करंट जो लोकेशन है कर्सर की वहाँ पे। नेक्स्ट है, रैम और रोम आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर। मतलब रैम और रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रैम और रोम जो है प्राइमरी मेमोरी है, परंतु रैम जो है एक क्या है, वोलेटाइल है, और रोम जो है नॉन वोलेटाइल है। रैम मतलब होता है क्या बोल सकते हैं इसको, एक प्रकार से टेम्परेरी अस्थायी तौर पर डाटा स्टोर करती है जब तक लाइट रहती है, और रोम जो है परमानेंट रूप से डाटा स्टोर करती है। रैम के 2 प्रकार होते हैं, एक तो एस रैम होती है और एक डी रैम होती है। और रोम के भी 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो ये रैम और रोम क्या करती है, एक तो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों प्रकार से डाटा स्टोर करती है। उसके अलावा हम देख सकते हैं ब्लू रे डिस्क की बात की जा रही है तो इसकी वेवलेंथ हम देख सकते हैं, देखिए लेजर वेवलेंथ और ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ पे ये ब्लू रे डिस्क की वेवलेंथ 405 nm देखने को मिलती है। ब्लू रे डिस्क CD का अपग्रेडेड वर्जन DVD आया, DVD का अपग्रेडेड वर्जन ब्लू रे डिस्क आया, तो आप देख सकते हैं। और सबसे पहला ब्लू रे डिस्क जून 2006 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहली जो मूवी थी 2003 की चार्ली जंगल लॉन्च की गई थी जो कि ब्लू रे डिस्क में बनाई गई थी। और सबसे पहली दोबारा राइट की जाने वाली जिसको री राइट ब्लू रे डिस्क कहते हैं, इसको जो है 8 जुलाई 2006 में ये सोनी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ब्लू रे डिस्क यहाँ पे हम देखिए BD या ब्लू रे डिस्क के नाम से भी प्रचलित है। ऑप्टिकल डिस्क है ये, जिसका प्रयोग जो डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और यहाँ मानक जो है DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए इसको बनाया गया है। ब्लू रे डिस्क को HD वीडियो और अधिक डाटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। साधारण लेयर जो है वाली DVD 4.7 मतलब 1 साइडेड की बात करें तो 4.7 GB डाटा स्टोर करती है और डबल साइडेड में ये 8.5 GB। जबकि ब्लू रे डिस्क जो है इसकी सिंगल लेयर 25 GB डाटा स्टोर करती है, डबल लेयर की बात करें तो 50 GB। नेट सीधे सीधे डबल हो जाता है। तो DVD का अपग्रेडेड वर्जन हम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्ड में संचार इंटरफेस को जो है नियंत्रित करने वाली एक चिप लगी होती है। तो ये इसका राइट आंसर है डुअल इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये तो हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।